students, welcome to new video of your chemistry class, my YouTube channel Learn Chemi। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल, दैट इज जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहते हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। प्रीवियस वीडियो तक आपने ये देखा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड उसके साथ डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप कंसिडरिंग ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये दोनों ही बोहर मॉडल के साथ अकॉर्डेंस में नहीं थे, दे वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स मॉडल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू न्यू फाइंडिंग्स, हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, वर्नर हाइजेनबर्ग, and the second its co-worker was Erwin Schrödinger in 1926. Both of them independently developed a certain generalization regarding atomic structure of an atom, and Schrödinger, he proposed atomic model based upon Heisenberg's uncertainty principle. Uncertainty principle तो already था, जो श्रोडिंजर था उसने इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को स्टडी किया तीनों डायमेंशन के अंदर, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। अब आप देखिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट यूज किया उसने। तो इन 1927 आफ्टर putting on the generalization regarding atomic model, Erwin Schrödinger described the wave motion of electron in three-dimensional space around the nucleus. उसने इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को न्यूक्लियस के अराउंड, अगर ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस, तो ये लीजिए along x axis, along y axis and along z axis। उसने तीनों एक्सिस के अलोंग इस वेव को डिस्क्राइब किया कि वेव इधर भी है, वेव इधर भी है और वेव इधर भी है। तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, एंड लेट्स राइट डाउन दिस इक्वेशन इज कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, तीनों के अलोंग दिस इज वेव फंक्शन, साई इज एम्पलीट्यूड, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m upon h square into e minus v multiplied by amplitude psi, it is equal to 0. Now this is Schrödinger wave equation, right, where curly square psi upon curly x square, अब ये देखिए डबल डिफरेंशियल है, दिस इज, आप इसको लिखेंगे, दिस इज सेकेंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव सेकेंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव किसका है ये, साई का, ठीक है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ psi with respect to x axis, along x axis, okay, curly square psi upon curly y square, it is second differential derivative of psi with respect to y axis, curly square psi upon curly z square, second differential derivative of psi with respect to z axis. Okay, now m, mass of electron, then
H प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है। और क्या बचा हमारे पास, कैपिटल E, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V, it is potential energy of electron. And what is psi? This is amplitude of wave. एग्जाम के अंदर आता है व्हाट इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। देखिए, दिस इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ साई एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको पता है वेव की हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। डबल डिफरेंशियल ऑफ साई अलोंग वाई एक्सिस, डबल डिफरेंशियल ऑफ साई अलोंग जेड एक्सिस। और इक्वेशन के अंदर आपको नजर आ रहा है स्मॉल m, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, कैपिटल E इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and V, it is potential energy of electron, and psi, it is amplitude of wave, because we are taking that electron, ये इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन, तो दिस इज हाइट ऑफ क्रेस्ट psi, चाहे आप डेप्थ ले लीजिए, इट इज ऑल्सो psi। तो इसकी psi का डबल डिफरेंशियल लिया हमने अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मींस हमारे पास तीनों डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन को हमने तीनों डायमेंशन में स्टडी कर लिया। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, श्रोडिंजर ने एक बात क्लियर कर दी कि जो बोहर कहता था दैट अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग इन फिक्स्ड पाथ, मींस बोहर के हिसाब से क्या था, ये जो पार्ट है ये फिक्स्ड है, ये रेडियस फिक्स है, ये फर्स्ट रेडियस और ये सेकंड रेडियस। इसका मतलब हम एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसके हिसाब से जो बोहर के बाद श्रोडिंजर ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, इसके हिसाब से क्या है, ये न्यूक्लियस और ये रही फर्स्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि इसी के ऊपर ट्रैक के ऊपर घूम रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये तीनों डायमेंशन में है। अब प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन ऑफ द बोर्ड है, तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स लाइक अ स्फीयर, राइट, इट्स नॉट अ सर्कल। इट्स अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसको बोहर मॉडल एटम को फिक्स्ड पाथ बता रहा था, नाउ देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। इट्स लाइक अ स्फीयर विद लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब देखिए, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया, अब जो बोहर के मॉडल की फाइंडिंग्स थी, लेट अस फाइंड आउट कि क्या वो सारी की सारी फाइंडिंग्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिल सकती हैं। इज इट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? When Schrodinger wave equation is, अभी भी यही है, is solved for hydrogen atom, क्योंकि बोहर का मॉडल किसके ऊपर बेस्ड था, जस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। When it was solved, जो इक्वेशन आपने पहले लिखी, it was solved for hydrogen atom, it gives possible energy states or energy levels that an electron can occupy. बोहर ने तो सीधा कह दिया K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, लेकिन श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया, उसके वेव मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फिर उसको सॉल्व किया और उसके पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आई, किसकी, एनर्जी स्टेट्स की, दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, कोई इलेक्ट्रॉन किस में रिजाइड कर सकता है, किस लेवल में जा सकता है, वो वेव इक्वेशन को सॉल्व करके उसने निकाला और उसको इसने नाम दिया आइजन वैल्यूज। ही कॉल्ड इट आइजन वैल्यूज। देन आइजन वैल्यूज के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन psi of the electron associated with these energy values, आइजन वैल्यूज के साथ
वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यूज आएंगी दैट इज कॉल्ड आइजन फंक्शंस, दैट इज आइजन फंक्शंस। तो आप लोगों का क्वेश्चन है व्हाट आर आइजन वैल्यूज एंड आइजन फंक्शंस। तो ये आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों ने अलग से लिखना है। ये तो सॉल्यूशंस हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। ओके, आइजन वैल्यूज भी होगी कि शेल कौन सी होगी, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा, वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद। देन द वेव फंक्शंस and the corresponding energy states, these are characterized by a set of 3 quantum numbers because it is quantum mechanical model of an atom। तो इनकी कौन सी एनर्जी शेल होगी, इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, क्या उसकी ओरिएंटेशन होगी, वो खुद से एक ही सोल्यूशन से पता नहीं चलेगा। 3 सेट हैं, 3 नंबर हैं जो उसको डिफाइन करेंगे और उनको हम बोल देते हैं क्वांटम नंबर्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्यू नंबर मींस क्वांटम नंबर, और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल n के साथ। देन एजिम्यूथल क्वांटम नंबर वी डिनोट इट एट विद स्मॉल l एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। एक्चुअली देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, इनको हम अलग से, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स, उसको बाद में करेंगे। यहां पे सिर्फ जो उसके सॉल्यूशंस थे, क्योंकि आप कहेंगे कि क्वांटम नंबर कहां से आए, अब आगे आप जो भी चीजें पढ़ेंगे दे आर बेस्ड अपॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो हम मॉडर्न सिनेरियो में पढ़ रहे हैं। अब देखो, दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक्सप्लेन सक्सेसफुली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो चीजें वहां एक्सप्लेन नहीं हुई थी, स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस, सारी की सारी चीजें ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है, जिसको बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देन इट कैन नॉट बी सॉल्व फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इट इज ऑल्सो फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट। इसको हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेशंस लगाकर हम जो भी हमें रीजनेबल वैल्यूज चाहिए हम उनको निकाल सकते हैं विद रीजनेबल एक्यूरेसी। जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होगी, इट विल नॉट बी 100%, बट रीजनेबल होगी जिससे काम चल सकता है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है व्हाट आर आइजन वैल्यूज एंड व्हाट आर आइजन फंक्शंस, इसका आंसर आप लोगों ने मेरे को लिख के भेजना है। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। Now next is physical significance of wave function psi। और ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, what is the difference between psi and psi square, दोनों में फर्क क्या है। अब देखिए, ये है वेव, ये ओरिजिन वेव का, ये अपर क्रेस्ट लोअर ट्रफ आपको पता है, ऑलरेडी हम इस चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो टू सिंपल, साई इज सिंपली एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का भी वेव कैरेक्टर ही स्टडी करके आए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर। अब अगर मैं इसको डबल कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो देखिए ये चीज क्या बन जाएगी। अगर मैं इसको स्क्वायर कर देती हूं तो ये वाला पोर्शन हाइट पे चला गया, ये नेगेटिव था ना, डबल हुआ पॉजिटिव, ये यहीं पे खत्म हो गया। ये जितना नीचे था डबल किया उतना ऊपर आया, तो ये चीज खत्म हो गई। दूसरे वाला नेक्स्ट, ये डबल हाइट, ये फिर खत्म, ये डबल हाइट। तो आप देखिए ये लोअर का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अब ये बन गया साई स्क्वायर। साई स्क्वायर का मतलब सारे का सारा पोर्शन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब
नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो डबल का मतलब साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द three-dimensional space around three-dimensional space of nucleus, right? तो probability क्या है? It is probability of finding an electron around three-dimensional space of nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड थ्री डायमेंशनली इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है, दैट इज साई स्क्वायर. तो साई इज सिंपल वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड एंड साई स्क्वायर क्या है, इट इज प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट हो सकता है. तो इस कॉन्सेप्ट ने बोहर के मॉडल को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बोहर ने कहा था कि ये पर्टिकुलर शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं लाइक प्लैनेट्स अराउंड द न्यूक्लियस. लेकिन इसने क्या कह दिया, वेव मैकेनिक्स का जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो कहता है देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. प्रोबेबिलिटी है, 100% एक्यूरेसी नहीं है, इट मे बी 99.9%. लेकिन आप इसको 100% एक्यूरेट नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है इट इज बेस्ड अपॉन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है वी कैन नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन. तो एक नया कंसेप्ट हमारे पास आ गया एंड दैट इज ऑर्बिटल. और ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल. अब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जो हमारे पास पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को सॉल्व करने के बाद आई है. ऑर्बिटल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हमारे पास आए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उनको सॉल्व करके हमारे पास डेफिनेट वैल्यूज हैं, आइजन वैल्यूज, आइजन फंक्शंस, और वो एग्जैक्ट होंगे. तो वो एक पर्टिकुलर ट्रैक नहीं बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, इट इज इन थ्री डायमेंशन. क्योंकि ऑर्बिट, बोहर की ऑर्बिट क्या है, टू डायमेंशन, वो टू डायमेंशन की बात करती है, सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, बट इट टॉक्स अबाउट थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. अब जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इट गिव्स En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m E4 m स्क्वायर h स्क्वायर. बोहर के मॉडल में भी सेम यही चीज आती है, एनर्जी दोनों ने सेम तरीके से कैलकुलेट की है, और इसको भी सॉल्व करेंगे. m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो आप हाइड्रोजन की किसी भी शेल की एनर्जी निकालनी चाहें, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं, सेम है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी वो सेम चीज आई. ये कॉमन था दोनों में कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसकी किसी भी शेल की एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते थे. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन psi, that is, it is just amplitude of wave. It is called wave function. It is just amplitude of wave. जब हम इसको डबल कर देते हैं, नेगेटिव पोर्शन वेव का खत्म हो जाता है, अब ये सारे का सारा पॉजिटिव ही आता है, मीन्स वी आर हैविंग पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी. हमें प्रोबेबिलिटी है टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. तो आइए, अब ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई. बोहर कहता है ऑर्बिट और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है ऑर्बिटल. लेट्स फाइंड आउट डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ. डिफरेंसेस क्या कहते हैं? तो ये रहे हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. तो सबसे पहले डायग्राम को देख के आपको आइडिया लग रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस, बाउंड्री ऑर्बिट की भी है और ऑर्बिटल की भी है, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जबकि
ये जितनी भी डॉट्स लगाई हैं ये एक ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन हो सकती है। इलेक्ट्रॉन इन डॉट्स में से कहीं भी हो सकता है। न्यूक्लियस से लेकर इस बाउंड्री तक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। 10th में आप फुल ऑन प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ के आते हो। सो ऑर्बिट, ऑर्बिटल, देखिए जब भी आप कोई भी डिफरेंसेस लिखें, फर्स्ट डिफरेंस शुड ऑलवेज, इट शुड बी डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट। जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, it must have its definition first of all. So first is its definition. Now what is orbit? It is a well-defined circular path, well-defined circular path around the nucleus in which an electron revolves. वो circular path जिसमें electron revolve करता है। और orbital क्या है? It represents the region in space around the nucleus in which probability of finding an electron is maximum, and that maximum means 90 to 95%. It is never 100%. 100% हो गया तो वो बोहर का मॉडल हो गया। Second, it represents movement of electron around the nucleus in 2 dimension. सर्कुलर है ना, तो 2D में हम बात करेंगे, 2 dimension। लेकिन ये क्या है? It represents 3 dimensional motion of electron around the nucleus. ये 2D में रहता है और ये 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि ये बोहर का कंसेप्ट है, हम एग्जैक्टली इसका रेडियस निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। मींस इन एन ऑर्बिट द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम, पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी नोन विथ सर्टेनिटी। हम एक्यूरेसी के साथ इसकी पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकते हैं। किसमें? बोहर मॉडल में, ऑर्बिट के अंदर। बट ऑर्बिटल, दिस कंसेप्ट इज प्योरली बेस्ड अपॉन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन एन ऑर्बिटल द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी नोन विथ सर्टेनिटी। देयर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। देन ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। सारी की सारी ऑर्बिट सर्कुलर होती हैं, आपको पता है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऑल आर सर्कुलर। ऑर्बिटल्स के अंदर अलग अलग शेप्स हैं। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, उसके बारे में हम आगे अलग से बात करेंगे। तो इसमें जो एस ऑर्बिटल है वो ऐसी होगी, बिल्कुल स्फेरिकल। जो पी ऑर्बिटल है, मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ये एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल क्योंकि डायरेक्शंस है तो वो ऐसे रहती है, डम्बल शेप। आपने डंबल्स देखे होते हैं, इट इज हैविंग डम्बल शेप। देन ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, क्योंकि सर्कुलर है तो डायरेक्शन नहीं आएगी। लेकिन उसमें देखिए मैंने 3 डायमेंशंस बनाई हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ऑर्बिटल्स हैव ऑल, सिर्फ इसके अंदर नहीं होगी, स्फेरिकल है ना, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स, ऑल अदर ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। अब देखिए एक ऑर्बिट के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, हम पहले इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं, एंड दैट इज 2n², राइट। अगर n की वैल्यू है 1 मींस फर्स्ट शेल, तो 2n² इज इक्वल टू 2 into 1² 2, 2 into 2² 8, 2 into 3² 18, 2 into 4² 32. So these are the maximum electrons that an orbit can accommodate. So these are 2, 8, 18, 32, right? लेकिन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। ऑर्बिटल को हम ऐसे शो करेंगे, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, आपने अच्छे से देख लिया होगा। ऑर्बिट 2 डायमेंशन की बात करता है, ऑर्बिटल 3 डायमेंशन की बात करता है। ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर 2n², और एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ऑर्बिटल की अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, वो ऑर्बिटल किस शेल के अंदर रहेगी, इट इज डिफाइंड बाय द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
और उसके जो नेचुरल सॉल्यूशंस के साथ जो नंबर क्वांटम नंबर्स हमारे पास हैं, तो उन क्वांटम नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें।